चलिए, जन्मभूमि आपकी कोई भी हो, कर्म भूमि बन सकती है इलाहाबाद हाई कोर्ट। जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट का वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है। 4 अक्टूबर से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, 4 अक्टूबर 2024 से। अब फॉर्म भरने तो शुरू हो जाएंगे, लेकिन असमंजस ये है कि मैं आपको कुछ पहले डिटेलिंग बता दूं। फिलहाल मैं बता दूं हम क्या करने जा रहे हैं। हम लोग ग्रुप सी का जो लास्ट ईयर पेपर आया था उसमें जो जीएस का पोर्शन था, हम उसकी बात अब करने जा रहे हैं। अभी हम सामान्य ज्ञान इलाहाबाद हाई कोर्ट का एमसीक्यू देखेंगे। ये वो एमसीक्यू हैं जो लास्ट टाइम इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी के एग्जाम में आए थे। अब यहाँ पे मेन बात क्या है बच्चों, मेन बात को बड़े अच्छे से समझना। मेन बात यह है कि अगर आप ग्रुप इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक इतिहास देखेंगे उठाकर, तो आप पाएंगे कि पिछले कुछ सालों में जो पेपर हुए हैं, लगभग ऐसा 3 पेपर पकड़ लीजिए लास्ट। तो लास्ट 3 पेपरों में, समझना बात को, लास्ट 3 पेपरों में से जो लास्ट वाला था, बिल्कुल जो पिछले साल था, उसे हटा दीजिए तो पिछले 2 पेपर बहुत आसान आते थे। लेकिन उसके बाद पेपर को कराता है एनटीए, और एनटीए ने जब से इसका ठेका लिया है कराने का, तो एग्जाम का जो क्वेश्चन है उसका लेवल अप हो गया है। चाहे वो ग्रुप डी का से पेपर हो, ग्रुप सी का हो, स्टेनोग्राफर का हो, ड्राइवर का हो, किसी का भी हो, लेवल हाई हो गया है। तो एक सही बात भी है, ज़्यादा इजी से फायदा नहीं है, पर ऐसा भी नहीं कि बहुत टफ, बस पहले जितना इजी आता था उससे तो टफ हो गया है। और ये वही की हम बात कर रहे हैं जो लास्ट टाइम ग्रुप सी के क्वेश्चन आए थे जीएस के, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ने थोड़ी मात खाई थी क्वेश्चन में। मैं सारे दिखाऊंगा कहाँ कहाँ मात बच्चों ने खाई थी। चलिए एक बार क्लास को शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों के साथ। पहला क्वेश्चन है, ये मैंने टाइप कर लिया है, लेकिन सब चीज ये वही पेपर है, एंड में भी दिखाऊंगा उसकी झलक भी मैं ओरिजिनल पेपर की, ठीक है ना। तो आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि कैसे क्वेश्चन थे, क्या इसका आंसर होना चाहिए था, क्या बच्चे लगा के आए होंगे। भारत सरकार की स्वामित्व योजना देश भर में कब शुरू की गई? तो याद रखना 2021 में शुरू की गई। तो हमें यहां से एक चीज पता चलती है कि इसका मतलब प्रश्न जो है किससे आए थे? योजना से। जहां मार्कर मेरा बिल्कुल चला नहीं है, ये हमारी भतीजी आ जाती है कभी कभी क्लास में यहाँ, और वो मार्कर खुले छोड़ जाती है, उसके बाद मुझे ये सब देखने पड़ते हैं, तो मैं आपके सामने भी देख रहा हूँ फिलहाल। योजना, तो हमें एक बात तो पता चल गई कि योजना एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, योजना से प्रश्न बनेगा, ये आप भी नोट करना, इसीलिए क्लास हो रही है। फिलहाल ये कब था? 2021। अगला प्रश्न ये इसीलिए करा रहे हैं ताकि आप वो टॉपिक उठा लें जो लास्ट ईयर आए थे। अब ऐसा तो है नहीं कि ये सभी टॉपिक फिर से आएंगे, हो सकता है टॉपिक चेंज हो, पर एक आशंका बनी रहेगी कि हाँ ये तैयार करने हैं एटलीस्ट। जमीन में नीचे की ओर गतिमान भूजल, जमीन के अंदर गतिमान भूजल के साथ अधोमुखी प्रदूषक क्या कहलाता है? क्या कहते हैं उसे? ये प्रश्न बच्चों को हिला गया था। अब ये प्रश्न बच्चों को क्या कर गया था? थोड़ा कोल्ड हो रहा है, सो आई होप कोऑपरेट करें। ये प्रश्न बच्चों को हिला गया था क्योंकि आपने ये नहीं पढ़ा होगा कभी पहले, ऐसा मेरा मानना है, कुछ ने पढ़ा हो मे भी। तो ये प्रश्न देखिए, जमीन में नीचे की ओर गतिमान भूजल के साथ अधोमुखी प्रदूषक क्या कहलाते हैं? ये 4 ऑप्शन देख के बच्चा एग्जाम के अंदर लिटरली खेल गया था। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है इस एग्जाम में, तो इसलिए बच्चे ने आंसर तो लगाया, पर सही आंसर क्या था? लिचेटस। क्या था? लिचेटस। क्या कहते हैं उस प्रदूषक को, क्या कहलाता है वो? लिचेटस कहलाता है, याद रखना। नेक्स्ट, चलिए टॉपिक हम बाद में बता दूंगा मैं आपको। व्यस्तम समुद्री मार्ग जो बिग ट्रक रूट नाम से भी जाना जाता है, कहां से होकर गुजरता है? ये बढ़िया प्रश्न था, ये एकदम लेवल का था, यहां बच्चे इसे याद कर सकते हैं, ज्योग्राफी के अंदर प्रश्न है। क्या है? व्यस्तम समुद्री मार्ग जो बिग ट्रंक रूट, कौन सा रूट है? बिग ट्रंक रूट से नाम से भी जाना जाता है, कहां से होकर गुजरता है ये? उत्तरी प्रशांत महासागर से, भूमध्य सागर से, हिंद महासागर, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर? तो ये प्रश्न अच्छा है, ये नॉर्मल है, आना भी चाहिए ऐसा प्रश्न। उत्तरी अटलांटिक महासागर इसका सही आंसर होगा। तो व्यस्तम समुद्री मार्ग जो बिग ट्रक रूट के नाम से भी जाना जाता है, कहां से होकर गुजरता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। इसका मतलब आपको ये सब रूट याद होने चाहिए। पनामा नहर का रूट है ना, यहाँ से किस ये संधि किसे किसे मिला रही है, ये नहर किसे किसे मिला रही है, समुद्र में कौन सा मार्ग कहाँ जा रहा है, किस देश से किस आइलैंड से मिला रहा है, ये सही चीज आपको कुछ ना कुछ पता होनी चाहिए अच्छे लेवल पर। मतलब यहाँ से प्रश्न बनेगा। ये प्रश्न भी बहुत ईजी नहीं है, बहुत ईजी नहीं है, अच्छा है, मिल सकता है, लुसेंट वगैरह बुक पढ़ेंगे अच्छे से मिल जाएगा, नो इशू, पर अभी याद होना चाहिए कौन सा? बिग ट्रंक रूट कहाँ से होकर जाता है? सब उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर जाता है, बड़ा ईजी है ना। नेक्स्ट, बुद्ध की शिक्षाएं कथाओं से पूर्वचरित, चलिए थोड़ा सा चेंज, गलती हो गई है, की गई है, जो मुख्यतः पाई जाती है भगवत गीता, कुरान, बोधिसत्व या सुत पिटक। तो ये सब जानते हैं बुद्ध के बारे में, सुत पिटक सब जानते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन बन जाता है, सब बच्चा इसे आराम से पढ़ सकता है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय, द्वितीय गलत लिख दिया, चलिए द्वितीय की पुत्री थी। इन शॉर्ट ये आपसे पूछ रहा है भैया चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताओ। देखिए फिर से समझिए प्रश्न कितना अच्छा है, प्रश्न आसान है, हिस्ट्री से है, पर मुश्किल बात क्या है, उसकी पुत्री का नाम बता पाना। प्रश्न काफी अच्छे आए थे, हिला दिया था बच्चों को एक हद तक और तुक्का लगाने पे मजबूर कर दिया था। तो सत्यवती गुप्त, प्रभावती गुप्त, अमरावती गुप्त, कुषाण गुप्त। तो एक आंसर बच्चे आराम से हटा देते। कुषाण एक शासक का समय था, वो कुषाण काल आया था, तो उसे हटा दो। ये तीन फिर भी बच रहे थे बच्चों के सामने। सही आंसर क्या था, बच्चों को नहीं आइडिया था अधिकांश जिससे मैंने बात की। फिलहाल आंसर था प्रभावती गुप्त। क्या था, प्रभावती गुप्त। अभी याद हो जाएगा, चित्रगुप्त द्वितीय की लड़की का नाम या बेटी का नाम प्रभावती गुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन किसके विशिष्ट अंग होते हैं? तो सब जानते हैं, प्लाज्मा कोशिकाएं, गुणसूत्र या डीएनए। तो डीएनए के जीन डीएनए एक ही साथ काम करते हैं, एक जैसी चीजें हैं। तो ये इजी था, यहाँ बच्चे ने तुक्का भी उड़ाया आराम से लगा दिया होगा। नेक्स्ट, इकोलॉजी का अध्ययन होता है। अब देखो आपको हर एक लॉजी जितने भी हैं, लॉजी जितने भी लॉजी में आते हैं सब याद कर लेने हैं, ठीक है ना। इकोलॉजी, फाइकोलॉजी, साइकोलॉजी सब कुछ याद कर लेना। तो इकोलॉजी में क्या आता है फटाफट बताइए। उस विधि का जिसमें जीव अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करते हैं, या पर्यावरण विचलन का। तीसरा ऑप्शन है उन विधियों का जिसमें जीव एक दूसरे के साथ और अपने निजरत परिवेश के साथ अंतःक्रिया करते हैं, सी ऑप्शन। या डी, उस विधि का जिसमें जीव एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। तो देखो ये दोनों सेम सेम से लग रहे हैं, पर बता दूं यहाँ पर ये अपने निर्जीव, यहाँ थोड़ा सा अंतर है। अपने निर्जीव, यहाँ पर निर्जीव की बात नहीं हो रही है। ऑप्शन क्या है, सी सही है। अब देखो ये इतना डिटेलिंग में भी याद होना चाहिए, ये इतना डिटेलिंग में भी याद आपको होना चाहिए। पेपर बिल्कुल अच्छे से बनाया था, बस नॉर्मल क्वेश्चन को ऑप्शन के जरिए टफ भी किया गया था। ये आपको झलक यहाँ पर दिख रही होगी। एंड में जरूर बताना आपके आंसर कितने सही हुए। किसी राष्ट्र की वैतिक संरचना का अर्थ वितरण या विभाजन से है, जो किस पर आधारित होती है? तो भैया किसी भी राष्ट्र की बात कर लो तो वो किस पर आधारित है, व्यवसाय पर आधारित है। सीधी सी बात है, किसी और चीज पर नहीं, वो आदमी परिवार का आकार धर्म नहीं, सिर्फ व्यवसाय पर आधारित है। इजी क्वेश्चन था, इसे बच्चा कर सकता था। सुपरसोनिक हवाई जहाज शॉक वेव्स सृजित करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? सोनिक बूम, ट्रांजिशन वेव्स, अल्ट्रासाउंड या ट्रांसवर्स वेव्स, क्या कहलाते हैं? तो बड़ा आसान है, सबको सबने सुना होगा, सही सोनिक बूम होते हैं। क्या होता है इनका साउंड? सोनिक बूम्स कहलाता है। जो ये होते हैं ना सोनिक बूम्स, क्या करते हैं? सोनिक बूम। नेक्स्ट, बाल लिंग अनुपात में गिरावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम। तो ये बड़ा आसान आ गया था, आसान भी थे एकदम। तो बेटी बेटी पढ़ाओ योजना, ये तो हमने सुनी ही नहीं है। सफल बेटी योजना साफ दिख रहा बनाई हुई है ऐसी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम सबने पढ़ा। और ये क्यों आया था? लिंग अनुपात में जो गिरावट आई थी उसे रोकने के उद्देश्य से ये आया था। भाई तू क्यों हिलिया? चले। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? ये प्रश्न बढ़िया था, अच्छा भी था। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, लूसेंट से पढ़ेंगे, तो मेरे ख्याल से पहले पेज पे या दूसरे पेज पे जहाँ से हिस्ट्री शुरू, इसका नाम, इनका नाम आ जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। बहुत अच्छा आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 42वें संशोधन 1976 में शामिल नहीं? देखिए बढ़िया प्रश्न उठाया है, एकदम कायदे का प्रश्न। और इसके ऑप्शन जिस तरीके से दिए हैं ना, ये एक नंबर प्रश्न बन जाता है आपके एग्जाम के लिए, समझना क्यों बन जाता है। देखिए वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। अब तक क्वेश्चन क्या बनता था जो इजी बनता है? तो बताइए भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन किस ईयर में हुआ? तो आप बता देते हैं मोटा का 1976 में हुआ था बाबूजी। या आपसे पूछ लेता 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ, तो मोटा का 42वां। इन्होंने दोनों डेटे साथ, दोनों चीजें साथ में दी और डिटेल से जो क्वेश्चन बनाया है बड़ा प्यारा बनाया। क्या बनाया? प्रस्तावना के शब्दों में परिवर्तन किया गया। जी हाँ, किया गया था। अगर वो प्रॉपर याद होगा तभी आंसर लगेगा। बिल्कुल सही है। इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जो स्थापना की गई थी जोड़ा गया था। बिल्कुल सही, ये भी सत्य है। राष्ट्र की एकता को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता किया गया। हाँ बाबूजी, ये भी किया गया था। मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। ये नहीं हुआ था 42वें संविधान संशोधन में, ये नहीं हुआ था। तो आपसे परेशानी है कौन से संशोधन में हुआ था? जरा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए। क्या पता यही आ जाए इस बार, यहां से भी तो उठा सकता है। बच्चों ने याद कर लिया, उन्हें ये दे दिया, क्या कर लोगे आप? चलिए अगला प्रश्न। एक तो इसमें बढ़िया बता रही है। हाँ भाई,
सॉरी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? मुख्यालय आपसे पूछता है बहुत जोरों से। अब समस्या क्या है, जब भी टीचर याद कराता है, बच्चा स्वयं से याद करता है, तो वो पाता है कि अधिकांश चीजों का मुख्यालय जेनेवा में है। और एक धारणा ही बना देती है, अगर पूरा याद नहीं है, मान लो क्वेश्चन याद नहीं निकल रहा है और आपको किसी का मुख्यालय लगाना है, तो आपको अगर याद नहीं है तो आप जेनेवा को चुन लें। किसे चुन लें? जेनेवा को चुन लें। तो आपको उससे क्या होगा, सही होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। यही प्रश्न यहाँ पर खेल गया था बच्चों के साथ। आंसर है नैरोबी, ऑप्शन नंबर बी। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो आप बताएंगे सर नैरोबी में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है सर? नैरोबी में। नेक्स्ट, जब हम कहते हैं कि भारत में संघीय शासन प्रणाली है, तो इसका अर्थ क्या होता है? कितना बढ़िया प्रश्न बनाया है। तब इसका अर्थ क्या होता है, फटाफट बताइए। सभी नागरिकों को समान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन है सभी नागरिकों को आस्था और पूजा की स्वतंत्रता प्रदान करना। तीसरा है देश के भिन्न भिन्न राज्यों और प्रांतों के पास अपने कानून बनाने और निर्णय लेने का अधिकार। अगला है 18 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी व्यक्तियों का मताधिकार। तो मुझे बताइए, जब हम कहते हैं कि भारत में संघीय शासन है, प्रणाली है, तो इसका अर्थ क्या होता है? फटाफट आंसर दीजिए। देखो, इसका अर्थ होता है देश के भिन्न भिन्न राज्यों और प्रांतों के पास अपने कानून बनाने और निर्णय लेने का अधिकार। जब इसने यहाँ पर संघीय शासन की बात करी थी, तभी आपके दिमाग में प्रश्न का आंसर आ जाना चाहिए था कायदे में, लेकिन उस समय बच्चों का आया या नहीं आया नहीं पता। नेक्स्ट है पेरिस के ग्रैंड सोलोन का सबसे युवा और एकमात्र एशियाई सदस्य कौन था? पेरिस के ग्रैंड सोलोन का सबसे युवा और एकमात्र एशियाई सदस्य। देखिए, उस समय करंट अफेयर के लहजे से प्रश्न आया था, समझना इस चीज को। तो ये बस ये दिखा रहा है कि करंट अफेयर का भी एक दो प्रश्न देखने के लिए मिलेगा या और भी मिल सकते हैं। फिलहाल ये याद करने से कोई फायदा नहीं है, पर कर लेना। अमृता शेरगिल है। आगे चलते हैं। अब देखो, ये अब 16वां क्वेश्चन जो है, अब ये क्वेश्चन मैं टाइप नहीं किया हूं, ये मैंने डायरेक्ट कॉपी कर लिया है, मतलब कट करके, समझ गए होंगे, इमेज को कट करके लगा दिया गया है। एक बार मैं ये देख लूँ ये क्लियर दिख रहा है या नहीं। जी हाँ, इतना तो दिख रहा है कि आप पढ़ पाए इसे। अब मैं ऐसे क्यों किया, इसके दो कारण थे। ये मैंने टाइप क्यों नहीं किया, क्योंकि एक तो ये वाला फॉर्मेट मुझसे बन नहीं रहा था। मैं स्पष्ट बता देता हूँ, क्योंकि मैंने जो फॉर्मेट बना रखा है वो दूसरा बना रखा था। इसे बनाता तो ये बिगड़ जाता, पहली बात। दूसरी बात, ये भी दिखाना चाह रहा हूँ कि प्रश्न मैंने डायरेक्ट उसी से लिए हैं, जहां ये प्रश्न आए थे उसी पेपर से, ये पिछले प्रश्न भी उसी से लिए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको 4 या 5 क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप के। तो ये आपकी पूरी परीक्षा लेंगे प्रश्न, क्योंकि प्रश्न आसान नहीं थे। इन्होंने कोई एक पंचवर्षीय नहीं पूछी, इन्होंने पूछा, बताया कि पंचवर्षीय योजना FYP है ना, 5 ईयर प्लान, ठीक है। पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में, बिल्कुल सही है। इसमें क्या था इन सब में से? अब आपको सोच के बताना यार क्या था, बड़ा ही। अब याद करो, 1951 से 1956 शरणार्थी का पुनर्वास और मुद्रास्फीति नियंत्रण करना था, ठीक है ना। तो ए का क्या हो गया? 3। ऑप्शन देखो, ए का 3 केवल एक में है, लास्ट वाले में, डी में। अगर ये दिख रहा हो तो, नहीं दिख रहा हो तो बता दूं, ए का क्या है? 3 है। ए का 3, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, शरणार्थी आए थे जब देश आजाद हुआ था, 1951 की बात है। दूसरा है 1956 से 1961, ये बता रहा है त्वरित और समावेश, नहीं, ये बता रहा है औद्योगिक, त्वरित औद्योगिकरण, क्योंकि दूसरे 5 ईयर प्लान में हमने उद्योगों को जोड़ दिया था, तो बी का हो जाएगा यहाँ पर बच्चा सेकंड, याद रहेगा। देखो, 5 ईयर प्लान 2007 से 2012, 11वां प्लान था ये, ठीक है ना। 5 ईयर प्लान 2007 से 2012, ये क्या कह रहा है आपसे? सी का 1, इसमें त्वरित और समावेशी समृद्धि। नंबर सी का क्या बना? 1। और नंबर डी ये रहा, एक ही बचा है इसका जिसे आप लगा सकते हैं, नंबर 4। तो देखो, इस प्रकार का प्रश्न आपके दिमाग के साथ खेला, लेकिन मेन बात क्या है, ये प्रश्न दिमाग के साथ तो खेला ही खेला, इट इज राइट, पर ये आसान था फिर भी। क्यों? क्योंकि 5 ईयर प्लान हम लोगों ने पढ़ रखा है, कुछ तो जानते हैं। इवन ना भी याद हो बच्चे को तो उसे ये दुख हो जाएगा, काश 5 ईयर प्लान अच्छे से पढ़ लिया होता। समझना, प्रश्न कहाँ आपकी मेंटेलिटी के साथ खेल रहा है, इस चीज को समझना। यहाँ पे क्या लगेगा कि चलो यार हमने नहीं पढ़ा 5 ईयर प्लान, पर वहां से प्रश्न आता है और हमने अच्छे से नहीं पढ़ा, संतुष्टि है, ठीक है ना। चलो नहीं पढ़ा, आंखों के सामने था। अब ये थोड़ा सा लेवल है अगले प्रश्न पर, ये उसी सूची का है। एक तरफ तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, जस्ता किससे बने हैं? बॉक्साइट का होता है, कैल्माइट का होता है, प्यूरिफाइड या हेमेराइट। अब भैया हेमेटाइट, इन सबको सूची से मिलान करना है, ये प्रश्न आया था, बच्चा यहाँ भी खेला।
बच्चा यहाँ भी खेला, समझना। तो ए का 3 तांबा क्यूपराइट, ए का 3, बी का 4 लोहा हेमेटाइड, सी का 1 एल्यूमिनियम बॉक्साइड, डी का 2 जस्ता कैलामाइड। यहाँ भी बच्चा घिरा खेला। देखिए ये भी सिर्फ डेमो के रूप में आपके सामने, ये याद करो बैठकर, ये बैठकर याद करो। देखो जैसे 5 ईयर प्लान का क्वेश्चन था अभी, हो सकता है इस बार भी 5 ईयर प्लान का क्वेश्चन आ जाए और इसके सामने लिख दे ये 5 ईयर प्लान सफल रहा असफल रहा, सफल रहा असफल रहा, मिलाओ, मान लो रख सकता है ना। आपको क्या याद है कि कौन सा 5 ईयर प्लान इनमें सफल था, कौन सा असफल था, किसने ग्रोथ रेट को पकड़ा था, किसने नहीं पकड़ा था। ये डीप क्वेश्चन इस तरह से बनेगा और फिर बता रहा हूं बनेगा। नेक्स्ट, अब ये देखो यहां तो लेने के देने पड़ गए बालक को, कंप्यूटर है मैं बता दूं, ठीक है ना। अब यहाँ पर बड़ा समस्या बच्चे के सामने आया। फिलहाल मैं इसे फटाफट बता देता हूँ, आप इसे वीडियो को पॉज करके लिख कर नोट करना और पढ़ना। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप ढूंढना और याद करना। कोशिश मैं करूंगा कि मैं इस प्रकार के सभी क्वेश्चन आपको कराऊं। फिलहाल ये प्रैक्टिस सेट के रूप में है जो कि आया हुआ है, लेकिन अगला जो होगा मैं नॉर्मल अपने आप से बना के लाऊंगा। खैर चलते हैं आगे। फिलहाल सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। अब मिलान करने के दौरान ए का 3 है ना, ट्विस्टेड पेयर केबल, इसे कहते हैं गाइडेड मीडिया। किस में आता है ये, गाइडेड मीडिया। बी का 4 हो जाएगा HTTP, HTTP यह आ जाएगा प्रोटोकॉल के लिए। तो ए का 3, बी का 4 और सैटेलाइट कम्युनिकेशन यह आ जाएगा ऑन गाइडेड मीडिया, ए आ जाएगा। और सर्किट का जाएगा टू स्विचिंग टेक्निक। तो ये इतना आसान नहीं है, यहाँ बच्चा खेल गया था और यहाँ भी खेल गया था। वैसे ये आसान है, हिस्ट्री से था डायरेक्ट, पर देखो पूछ रहा है कि ये इधर लिस्ट है इधर लिस्ट है, मिलान करो। मार्को पोलो कहाँ से आए थे, सब इटली से आए थे, याद होगा है ना। मार्को पोलो कहाँ से आए थे, इब्न बतूता कहाँ से आया था भैया, फटाफट बताइए। सर उज्बेकिस्तान से आया था शायद, नहीं ये आया था मेरको से। कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान से, तो ये आया था अलबरूनी, ठीक है ना। ये आपको मैच करने, तो एक बार मैं मैच कर देता हूँ तेजी से। मार्को पोलो इटली, इब्न बतूता मोरक्को, अलबरूनी आया था आपका उज्बेकिस्तान से, और फ्रैंक्सो बर्नियर आया था फ्रांस से। ये मेल करना है, आंसर नंबर 2। इस प्रकार का क्वेश्चन था साहब, हिला दिए थे प्रश्न। और ये देखिए ये क्या है बाबूजी, ये है कि कौन कौन सी जनजातियां विलुप्त हुई हैं। देखो लुप्त होने वाली जनजातियां, दुर्लभ जनजातियां, संकट वाली जनजातियां, परिसंकट जनजातियां, कौन कौन सी जनजातियां किस में आ रही हैं। मतलब कि जैसे कि ये चीता है, एशियाटिक चीता, ये किस कैटेगरी में आ रहा है, एशियाटिक चीता किस में आ रहा है, सर ये लुप्त प्राय है, लुप्त होने की कगार वाला। इस प्रकार से ये रिपोर्ट आपको पढ़नी चाहिए। रिपोर्ट आपको सब इंटरनेट पे मिल जाएंगी, या वीडियो किसी यूट्यूब पर डालोगे कि लुप्त होने वाली प्रजातियां, तो वो सब दिखा देगा, जानवरों की, फूलों की, पेड़ों की, सबकी दिखा देगा। सब मिल जाता है आजकल है ना यूट्यूब पे बड़े आसानी से। तो देखो हर्निबल, हर्निबल क्या है, दुर्लभ प्रजाति है। कैसी प्रजाति है, दुर्लभ प्रजाति है, बड़े आराम से आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये डॉल्फिन, ये कैसी प्रजाति है, ये परिसंकटनीय प्रजाति है। कैसी परिसंकटनीय, सी का हो जाएगा 1। एशियाटिक चीता लुप्त प्राय प्रजाति है। सगाई कैसी प्रजाति है, सब ये संकट प्रजाति है, जिसपे संकट आया हुआ है, मतलब खतरे वाली। तो ये आपको याद होना चाहिए, भारत के जीव जंतु कौन सी अवस्था में इस समय हैं, ठीक है ना। जैसे आपने एक चिड़िया देखी होगी, गोरिल्ला कहते हैं, छोटी सी चिड़िया वो है ना, आजकल दिख नहीं रही होगी, तो लुप्त हो गई है वो, तो वो भी इस प्रजाति में आ सकती है, समझ गए ना। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। तो पेपर बड़ा आसान नहीं आएगा, जीएस अच्छा आएगा। हाँ जीएस को थोड़ा टफ किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि एकदम आउट ऑफ बॉक्स आ जाएगी, याद ही ना हो, देखा ही ना हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ थोड़ा सा हिला के रख देता है व्यक्ति को, बच्चे को खासतौर से। तो याद रखेंगे, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। देखिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अब प्लीज इसे शेयर कर देना, लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर देना। ये एंड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एंड तक वही बच्चा देख रहा होगा जो पढ़ रहा होगा, और जो पढ़ रहा होगा तो यार कर दो एक शेयर, क्या बनता है, और सब्सक्राइब में, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।